बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद है एक और नए एपिसोड ऑफ यूथ डायलॉग, जिसमें हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपके दिल में वो जज्बा उगाते हैं जिससे आप दुनिया में चेंज करने के लिए कोई कोशिश करें, लोगों को खैर की दावत दें और लोगों में खैर फैलाने की कोशिश करें। और इसी वजह से हम नए नए टॉपिक्स का चुनाव करते हैं, जिसकी बिना पर हम ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बात करें जिससे लोगों के अंदर तब्दीली आए, लोगों के अंदर बात करने का जज्बा उठे और लोगों में एक दूसरे के माबैन बर्दाश्त और मोहब्बत की एक जस्तजू पैदा हो। इसी लिहाज से आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो हमारी नौजवान नस्ल को बड़ा परेशान किया हुआ है, और उस इशू की वजह से हम लोग काफ़ी मसाइल में घिरे हुए हैं। वो जनरेशन गैप जो हमारे वालिदैन और एक यंगर जनरेशन के बीच में चल रहा है, और एक स्ट्रगल है जिसकी वजह से वो आपस में एक कन्फ्यूजन के बीच में घिरे हुए हैं। और इसी वजह से आज मेरे साथ इसहाक बिन सादिक, अस्सलाम वालेकुम साहब, और इसी तरह से मेरे साथ हैं हसन अहमद। तो जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि आज का हमारा टॉपिक है द जनरेशन गैप, और ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है कि बच्चों के बीच में और माँ बाप के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। उस गैप क्रिएट होने के नतीजे में एक माँ बाप एक परेशानी में उलझे हुए हैं कि क्या वजह है कि हम अपने बच्चों के साथ हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, उनके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रही, उनके साथ किसी तरह की हम सेम पेज के ऊपर एक्टिविटी पे नहीं आ रहे, और बच्चे कह रहे हैं कि हम अपने माँ बाप को समझाने पर बिल्कुल कासिर हैं, और क्या वजह है कि हमारे माँ बाप हमारी बात को समझ नहीं रहे। इसी वजह से मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में, और क्या आपने इसको टैकल करने के लिए किया है अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर वजी भाई, वही आपने हमें इनवाइट किया। जो यूथ है और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो जनरेशन गैप, जैसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो बेसिकली जनरेशन गैप नहीं है, मेरा ख्याल है वो कम्युनिकेशन गैप है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जनरेशन तो हर दौर में इसी तरह, मतलब बच्चे जो है वो छोटे ही होते हैं, 15-20 साल तो छोटे ही होते हैं, और लेकिन पिछले दौरों में जो है वो उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लोज़ होती थी, बहुत रिलेटेड होती थी। लेकिन आज के दौर में ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं, उसके अंदर बच्चे जो हैं वो नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए आईफोन आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। जब वो चीज़ें आती हैं तो, और माँ बाप जो है उनको पता नहीं है फेसबुक पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, स्नैपचैट पे क्या हो रहा है, तो वो इस तरह से वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता जा रहा है। और वही वजह है कि आज माँ बाप उस तरीके से बात नहीं कर पाते, उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो उनको ऑनलाइन मीडिया पे उनको सब कुछ मिलता है। ये मेरा ख्याल है कि ये रीज़न है कि कम्युनिकेशन गैप है जो जनरेशन गैप बन गया। शुरू में ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के साथ एक चैलेंज ये आता है कि जब आपके पेरेंट्स फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं, इसको किस तरह से करें, इस तरह से। तो आप कभी कभार थोड़ा होता है कि मतलब इतनी माइन्यूट डिटेल, मतलब इतना खुद एक्सप्लोर करने का, तो पहले बड़ी डिफ़िकल्टी हुई मेरे फादर को यूज़ करने में, फिर उसके बाद मेरी मदर को भी यूज़ हुई, और उसके बाद फिर वो लोग भी लगे रहे फ़ोन पे कि इतना कि मैं मजाक में कहता था कि जब मैं कमरे में अपनी अम्मी अब्बू को सोने से पहले खुदाफिज करने जाता हूँ, उनको शब खैर कहने जाता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे माँ बाप के मुंह पे एक नूर होता है, एक लाइट होती है, तो मैं वो लाइट किसी और चीज़ की नहीं, मोबाइल की रोशनी होती है कि वो रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब देयर वाज एक्चुअली अ टाइम वेयर आई रिमेंबर कि खाने के टेबल के ऊपर माँ बाप की ये कंप्लेन होती थी कि यार ये आप किस चीज़ में लगे हो, हमसे बात करो, हमसे इंटरेक्ट करो। अब वो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया है। अब ऐसा हो रहा होता है कि आप खाने के टेबल पर बैठे होते हैं, माँ बाप लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे पता चला मैसेज चल रहे हैं, तो वो होता है कि वो 2 मिनट दे दो, मैं जवाब दे रहा हूँ। सही। तो वो आई थिंक जो तो कैरिंग ऑन फ्रॉम देयर जो एक्चुअली चीज़ हो गई है वो ये हो गई है कि टेक्नोलॉजी ने अपना रोल डेफिनेटली प्ले किया, एंड आई थिंक वो प्रीवियस जनरेशन भी कैचअप कर रही है। बट आई डोंट पर्टिकुलरली फील कि जनरेशन गैप कोई नई चीज़ है या इस दौर में ज़्यादा बड़ा इशू बन गई है, क्योंकि आई थिंक वो जो एक माइंडसेट है कि पुराने वाले लोगों की बातें हैं, ये वो हमें कुरान में भी मिलता है, असातीरुल अव्वलीन। बिल्कुल। सही। और दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जिस तरह जनरेशन प्रोग्रेस करती है
तो वो अपने से पहले वालों की खामियों पे ज़्यादा फोकस रखती है, जिसकी वजह से होता है कि वो उनकी तमाम चीज़ों को जो है ना एक बहुत ही डिफरेंट व्यू से देख रही होती है, बिकॉज दे आर मोर क्रिटिकल अबाउट इट। जो आप जिस जनरेशन में रह रहे हो तो उसकी चीज़ें तो आप अडॉप्ट करते हो एज अ फैशन, तो इसलिए जो पिछला जनरेशन की जो चीज़ें होती हैं जो कि फैशन में अब नहीं है, वो आपके लिए जो रेलिवेंट नहीं रहती, तो आप उसको चैलेंज करना शुरू हो जाते हो। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन जो गैप क्रिएट हो रहा है वो उस वजह से ज़्यादा हो रहा है। जब बच्चे जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और माँ बाप बैकवर्ड हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप इस तरह क्रिएट हो रहा है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के साथ सही तरीके से। मेरा पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि एक डिस्कशन को ज़्यादा वसी तौर पे हम उसको देखें। हमने सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जनरेशन टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली जिस जनरेशन के साथ बिलोंग करते हैं कॉल्ड द मिलेनियल्स, ये बेसिकली 1980-84 कुछ लोगों की नज़र में 79 या 76 ऑनवर्ड्स से लेकर 1996 तक है। इस जनरेशन के बारे में जिस तरह से जो भी रिसर्च हुई है उनके बारे में मालूम किया गया है, तो ये मिलेनियल्स को जो अक्यूज़ किया जाता है वो कहा जाता है कि वो इट्स ऑल अबाउट मी, कि वो मैं बहुत लगे हुए हैं। एक इनकी आगे दूसरा ये कि वो मल्टीटास्क करने में बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है। और उनका दूसरा ये है कि इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ बहुत डिमांडिंग होता है। इसके बारे में उसकी वजूहात बयान ये करते हैं कि बेसिकली ये जो जनरेशन है इसकी 4 वजूहात हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ मेंशन करता हूँ। एक पहली ये कि फेल्ड पेरेंटिंग क्यों है, इस वजह से ये कि जना के माँ बाप अपने बच्चों को जब पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो कोशिश करते हैं उनको हर तरह की खुशी दे दें, और इस खुशी देने की बिना पर वो जब बच्चे बाहर निकलते हैं हर चीज़ डिमांड करके, जब उनको चीज़ मिल रही होती है, और जब एक वर्क लाइफ में जाते हैं, वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं, और जब उनको स्ट्रगल करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तो एट दैट पॉइंट वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज उनको सारी ज़िंदगी हर चीज़ बॉन्ड डिमांड मिली थी। इसी तरह से जैसा आपने बात की अबाउट टेक्नोलॉजी, फेसबुक, मैसेजेस, SMS, आपको जैसे ही एक लाइक मिलती है, आपको ऐसे ही मैसेज मिलता है, आपको टेक्स्ट मिलता है, आपके ब्रेन में जो डोपामिन है, जो आपको एक गुड फीलिंग देता है, वो आपको एक रिजल्ट वो करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी रिलेशनशिप्स, इनकी एनवायरनमेंट, जो बाकी जो तीसरी और चौथी वजूहत हैं, इसमें कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि हमें जल्दी से, और यही जब रिलेशनशिप में जाते हैं, माँ बाप के साथ जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक मिलेनियल जो है वो माँ बाप के साथ बैठेगा और उसको ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि इतनी स्लो प्रोसेस है, इतनी लंबी बात है। दे गेट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विद फ्रेंड्स, एंड दिस इज द रीज़न वो फ्रेंड्स चेंज करते रहते हैं, उनकी रिलेशनशिप चेंज होती रहती है, बिकॉज दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल टू बी एबल टू अर्न दैट रिवॉर्ड। 8 महीने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और बोलेंगे आई डोंट थिंक आई एम क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, आई डोंट थिंक मैं कोई डिफरेंस नहीं कर रहा। यू नीड टू बी एबल टू हैव दैट, एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि जना कि पेरेंटिंग की तरफ से एक वजूहात ये भी हैं कि उन्होंने उनको जिस तरह से हर चीज़ उठा के दे दी है, अपने प्यार मोहब्बत में दी है, उसकी वजह से उनके अंदर ये पर्सनालिटी में डेवलप हो गया कि वी डोंट रियली हैव टू ट्राई दैट हार्ड। डू यू गाइस एग्री विद दिस? एक बाप था, बहुत ज़्यादा अमीर था, और बच्चों को भी अपने उस हिसाब से देता है, जाहिर सी बात, जितना पैसा आ रहा है, और बच्चों के लिए ही करता है। तो एक दिन, और लेकिन वो जो कम्युनिकेशन जिसकी हम बात करें, वो कम्युनिकेशन उसके स्ट्रॉन्ग नहीं था अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ। तो एक दिन उसका बेटा आया, उसने कहा कि बाबा आप 1 घंटे के कितने कमा लेते हैं? क्यों वो काम पे लगे हुए थे, तो उस टाइम पे उनको जाहिर सी बात है वो फोकस कर रहे थे पैसे कमाने में। उन्होंने अपने बेटे को डांटा कि तुम्हें पता नहीं है मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, और तुम आगे फजूल से सवालात कर रहे हो कि 1 घंटे में कितने कमाता हूँ। और डांट के वो बच्चा जो है जाके अपने कमरे में जाके रोना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर बाद बाप जब फारिग हुआ, उसको फिर ख्याल आया कि मैंने ये क्या किया है। वो गया अपने बेटे के पास, उसने और कहा कि बेटा आप क्या पूछ रहे थे, आप बताइए। तो उसने कहा कि बाबा मैं पूछ रहा था कि आप 1 घंटे के कितने कमा लेते हैं? तो बाप कहता है कि बेटा मैं इतने कमा लेता हूँ। तो अपने जेब से अपनी पॉकेट मनी उसने जमा की हुई होती है जो उसका बाप देता है, उसको कहता है ये लें आप, ये पैसे ले लें उतने, और मुझे अपना 1 घंटा दे दें। वेरी टचिंग। और दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे अपने बच्चे, हमारे अपनी फैमिली में ही रहने वाले किस एक डिसकम्युनिकेशन से गुजर रहे हैं, और किस तरह से उनकी एहसासात के साथ जो है एक डिस्कनेक्शन क्रिएट हो गई है, और यही पेरेंट्स को और बच्चों को समझना है। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे।
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to the program The Youth Dialogue. जी हसान, क्या एक्सपीरियंस है और क्या जनरेशन जिस चैलेंज से गुजर रही है बिटवीन अ फादर एंड अ सन एंड देयर पेरेंट्स, क्या आपकी बेसिक ऑब्जर्वेशन है? देखिए, आई थिंक जो पहली चीज़ जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि पेरेंट्स को ब्लेम करना वो एक एस्पेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन आई फील कि ज़्यादा कम्युनिकेशन का बैरियर इज़ कमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, और उसकी कुछ बहुत ही बेसिक और नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो होता है कि फ्रॉम डे वन आई थिंक ना इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं जनरेशन्स के बीच में। वो क्या चीज़ें देखते हैं टीवी पे फॉर एग्जांपल, वो मैच नहीं करता। वो किस किस्म की हॉबीज़ रखते हैं, वो मैच नहीं करता। आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं, और हर जनरेशन में एक सेंस ऑफ लिबरेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, यू नो, फ्रॉम पास्ट वैल्यूज़। तो उसके अंदर ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात कर लें, हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार आज से 10 साल पहले एक चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थी ही नहीं, बोल के वो टैबू थी। आज वो इतनी एक्सेप्टेबल हो गई है कि ना करने वाला जो है वो अजीब नज़रों से देखा जाता है। आज से 10 साल पहले में भी ख़वातीन में जो ड्रेसिंग थी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ख़वातीन की बातें दिस इज़ एन ओपन शो और आप इसमें बात कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और ये है कि वी एक्सपेक्ट आवर ऑडियंस टू बी मैच्योर इनफ or samajhdar enough to be able to take. We're not professionals, we're only sharing our view. So the reason is that please don't take anything in the wrong manner, and we're open for criticism, we're open for suggestions. The reason is that Hassan, Ishaq और मैं अपने views share करते हैं just for the enlightenment of people and not for the sake of किसी को offend करने के लिए। जी बिल्कुल। तो एक दौर था जहाँ पे it was too open, एक दौर था जिसके अंदर इट वाज नॉट, मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन कि इसमें कोई इशू भी है। सही। पाकिस्तान में वो दौर भी गुजरा है, हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस दिन से बने थे हम एक हर चीज़ जो है वो बंद करके बैठे हुए थे। तो वो उस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि जैसे जैसे चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती हैं, तो वो एक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैं एक ऐसे जनरेशन में ग्रो हुआ हूँ जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम इन जनरल, तो आई कैन नॉट रिलेट टू अ पेरेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे वो एक बहुत ही कोई बुरी चीज़ समझी जाती थी। सही। तो वो आई थिंक जो एस्पेक्ट है दैट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस कि इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट इट। तो अनलेस पेरेंट्स गिव यू दैट लीवे कि हाँ यार आप बात खुल के करो हमसे, एंड वी आर विलिंग टू गिव यू दैट स्पेस एंड दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप जो भी बात करोगे, नो मैटर हाउ रिडिकुलस वी फील अबाउट इट, हाउ offended we are by it, or how hurt we are by it, we will not judge you for it, we will not scold you for it, but we want to give you that space ke khule and discuss it with us. The point is that I would take my personal example, like for instance, I would say my father is a very casual person and he's tried his best, but there are certain things जहाँ पे of course एक challenge होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर चीज़ सीखने के लिए और आपको करने के लिए, like communication के लिए कभी कभार चीज़ होती है। It's not that he doesn't want to, but किसी की personality factors होता है, and I've learned that there are certain times that I have to go out of my way to talk to my father about it. I do not always have to expect कि वो मेरी तरफ भी बात करेंगे, कभी कभार मुझे उनसे भी बात करनी पड़ेगी, and I do not have to assume कि कभी वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका जवाब मैं अपने हिसाब से वो करूँ। Maybe he will give me certain time to give an answer, and maybe he would not give me because I cannot assume that my father would have the all experience regarding it. So this is what I learned from my personal experience, and this is what the kids need to understand, that the parents are from a different time. They have gone through a certain experience, और उस तजुर्बे की बिना पर वो अपने बच्चों को कुछ चीज़ों से गुजरने नहीं देना चाहते और डरे हुए होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो इस कंप्लेन कर रहे होते हैं, जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तो उनका जो है स्टांस बदल जाता है। इसाक, स्कूल लाइफ में यू नो एक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें चाहते हैं कि उनके साथ हो, एंड देर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि हमारे माँ बाप उस चीज़ पे हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। एंड द फर्स्ट पर्सन, मे बी नॉट द फर्स्ट, वो टीचर्स से ओपन अप होता है जो उनके साथ काफ़ी होता है। आपको माशाल्लाह से आपका काफ़ी एक कैजुअल और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है बीइंग अ प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, एंड आई हैव सीन एंड आई हैव रेड ऑन योर सोशल नेटवर्क एज वेल कि जिन्हें के बच्चे आपसे ओपन अप होते हैं और आपके सवालात, उनके सवालात भी होते हैं। क्या आपने फील किया है किस तरह से उनकी इश्यूज़ हैं, किस स्ट्रगल से वो गुजर रहे हैं, ताकि माँ बाप को जो सुन रहे हैं उनको पता रहे कि जना कि ये हैं जो चैलेंजेस बच्चे जिससे गुजर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई फ़ोन ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं, हम चेक करते हैं कि उसको सही तरीके से हमें चलाना आता हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे तोड़ दें।
लेकिन जब हम बच्चों की बारी आती है, जब हम शादी करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप को शादी से पहले या शादी के बाद पेरेंटिंग सीखनी ज़रूरी है। बहुत सारी वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, जाके ज़रूर सीखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप हर चीज़ आप उसको, जो अल्लाह की अमानत है, जो आपकी अमानत होती है, आप उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चीज़ अल्लाह की अमानत है, ये बच्चे अल्लाह की अमानत है, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि मैं किस तरह डील करता हूँ, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि बचपन से 7 साल की उम्र तक तुम बच्चों के साथ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, उसको उसकी नर्चरिंग का ख्याल रखो, और 7 to 14 उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखो। तो ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि अब मुझे लगता है कि वो 10 to 21 वाली जो एज है, इसमें ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए, कि कम्युनिकेट करें बच्चों के साथ और ओपन अप हों। बच्चे जो सवाल करते हैं पहले आने तो दें, फिर उसका जवाब आप दीजिएगा। आजकल इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो है, एंड एक क्लिक ऑफ बटन पे बच्चों के लिए कन्वीनियंट है, और यंगर जनरेशन के लिए जो कन्वीनियंट है कि वो एक ही क्लिक ऑफ बटन पे काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं, एंड इट्स उनके हाथ के अंदर है, इट्स इन देयर हैंड्स। नाउ द पॉइंट इज़ कि जो फादर के पास जाना है, और जितनी पेरेंट्स मदर के पास और फादर के पास उनको डिफ़िकल्टी होगी नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एडवाइस एक्वायर करने के लिए, एंड दे हैव टू गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग, हाउ आई शुड टॉक टू माई, मैं अपने फादर से किस तरह से बात करूँ, अपनी मदर से किस तरह से बात करूँ, कहीं जजमेंटल ना हो, रादर देन मैं उस इन्फॉर्मेशन के पास जाऊँ, अपने दोस्त से पूछूँ, एंड मैसेज हिम और गूगल इट, एंड आई कैन गेट इट। तो द पॉइंट इज दैट द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू बी मोर अप्रोचेबल टूवर्ड्स देयर किड्स। उनको अपने बच्चों के पास ज़्यादा अप्रोचेबल होना है बनस्बत गूगल के, अदरवाइज इट्स द कंपटीशन राइट नाउ कि कौन तरबियत कर रहा है, इज गूगल अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन और बेसिकली आपके पेरेंट्स करें। जी हसन, आप कुछ बोल रहे थे। आई थिंक टू ड्राइव दैट पॉइंट फर्दर होम, जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि दे अज्यूम कि उनके बच्चे बहुत बड़े होने तक अभी भी बच्चे हैं। तो एक तो वो अजम्पशन होती है, और दूसरी अजम्पशन होती है कि हमने इतनी अच्छी तरबियत की हुई है कि हमारे से ज़्यादा कोई, हमारे बच्चों से ज़्यादा कोई शरीफ बच्चा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब आप वो दो अजम्पशंस लेके चल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लमेटिक होता है दोस्तों में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब ये दो अजम्पशन जो है ना, ये आपके बिल्कुल, जो आप कहते हैं ना कि वो पूरा का पूरा जब स्ट्रक्चर गिर जाता है, जब आपका बच्चा कोई ऐसी बात आपसे करता है, तो वो अजम्पशंस एक्चुअली हिल जाती हैं आपकी, जिस पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन पेरेंट्स का इसलिए आ जाता है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये हमारा बच्चा ये कैसे कर सकता है। कुछ पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं। मिसाल के तौर पे लाइक कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई, एंड मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट क्यों है। मैंने तो व्हाई डू यू हैव कंसिडर्ड समथिंग बैड, कि बच्चा इंट्रोवर्ट क्यों है, आप क्यों चाहते हैं कि पब्लिक में खड़े होकर लोगों के सामने हर चीज़ बात करना शुरू कर दे, वो करे, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसकी एक पॉजिटिविटी है, वो किताबें पढ़ेगा, वो अब चीज़ों में गौर फिक्र करेगा, उसका एक पॉजिटिव एलिमेंट है, उसको ग्रो करने दें अपने उस पर, वो अपनी आप को एक्सप्लोर करेगा। आप चाह रहे हैं कि वो अभी 6 या 7 साल का है, मैंने उनसे एज भी पूछी, 6-7 साल की उम्र में आप उसको, जहाँ पे वो ग्रो हो रहा है, वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है, आप चाह रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें जाहिर करना शुरू कर दें। द पेरेंट्स वांट थिंग्स टू उसके स्पीड अप, एक जल्दी रिजल्ट आ जाए, बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चों के ऊपर प्रेशराइज कर देते हैं। हमारे स्कूल में कितने होमवर्क हैं, कितने ट्यूशन्स हैं, कितने वो हैं, बच्चा जो है अपना गुड टाइम ढूंढने के लिए कहाँ जा रहा होता है, और उसके पास दिस इज द वेरी रीजन दैट यंगर जनरेशन आर गेटिंग इन्वॉल्व इन अल्कोहल, इन ड्रग्स, इन दीज इश्यूज। और हम इसके ऊपर एक ख़ास तौर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे कि वो उस सुकून को ढूंढने के लिए, उस ग्रेटिफिकेशन को ढूंढने के लिए, ग्रेटिफिकेशन से मुराद है कि मुझे जो जल्दी से एक मज़ा मिल जाता है किसी चीज़ के अंदर, उस गम से दूर होने के लिए वो एक डिल्यूजनल दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं, और उस डिल्यूजनल दुनिया में रहने के लिए उस ज़राए को अपनाते हैं जहाँ पे वो उनको उस झूठी ज़िंदगी में कम अज़ कम खुश रहने के लिए देता है। हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत माँ बाप और एक शहरी होते हुए ये जिम्मेदारी करनी है कि हम अपने बच्चों को उस झूठी दुनिया से निकाल के एक रियलिटी की ज़िंदगी में लेके आएँ, और उनको समझाएं कि ये है, इसमें मुश्किलात भी होंगी, इसमें लोग आपको नहीं भी समझेंगे, आपको अक्यूज़ भी करेंगे, आपको ताना भी करेंगे, लेकिन आपने इन सबको चैलेंज फेस करना है, और आपने एक पत्थर की मिसाल और पहाड़ की मिसाल बननी है। और यही जब आप करेंगे तो आपके सामने लीडर्स आएंगे, आपके सामने कई ऐसी जनरेशन आएंगी जो लोगों को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। इसहाक की एक बहुत अच्छी बात थी, वो ये थी कि अपने आप को कभी भी अखले कुल नहीं समझना चाहिए। सही, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, दुनिया के किसी भी काम के अंदर। सही, मतलब जो हम लाइफ हैक्स की वीडियोस देख रहे होते हैं जाके छोटी छोटी चीज़ों में, तो उस वक्त पे हम क्यों भूल जाते हैं ये चीज़, हम क्यों समझते हैं कि हम एक काम कर जाएंगे विदाउट लर्निंग हाउ टू डू इट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और जैसे कि हसन कह रहे हैं कि अपने आप को अक्ले कुल ना समझें, आप के बच्चों से भी कुछ सीखा जा सकता है,
और आप उनसे सबसे बड़ी चीज़ सीख सकते हैं, उनके चैलेंजेस हैं, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में समझें, ताकि आप उनकी बेहतर तरीके से परवरिश कर सकें। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्लीज़ स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हसन ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि आप अपने आप को अक्ल कुल ना समझें, आप अपने बच्चों से भी कुछ सीख सकते हैं। और अपने बच्चों को ये फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है हसन, कि आप उनसे कुछ शेयर कर रहे हैं, और पेरेंट्स को उनसे ये एक्सप्रेस करवाना कि आपसे सीखना चाह रहे हैं। आपने भी उनको इस तरह का फ़ील कराना है कि आप उनकी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप उनसे सीखना चाह रहे हैं कि वो किस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर अस इन दीज टाइम्स के यूथ इज़ इन्वॉल्व इन डिप्रेशन एंड जैसे अब हमारे मुल्क में भी है और मुल्क से बाहर की भी एग्जाम्पल है कि एक लड़की ने इन UK ट्राई टू कम्युनिकेट विद हर मदर। उसने बोला एंड मैं इस चैनल से गुजर रही हूँ, और मदर ने जवाब दिया इन रिटर्न कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, इट्स नथिंग सीरियस, गो बैक टू योर रूम। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने सुसाइड कर ली बिकॉज शी वॉज गेटिंग बुलीड एट स्कूल, शी वॉज गेटिंग लॉट ऑफ इशूज़ फ्राम हर फ्रेंड सर्कल। उसने खुदकुशी कर ली और उसने लिख के गई कि माई मदर, आई ट्राई टू अप्रोच माई मदर, मैं अपनी माँ की तरफ अप्रोच किया कि समझने के लिए, और मेरी माँ ने मुझे ये कह के दूर कर दिया कि इट्स नथिंग सीरियस, चले जाओ दूर। एंड दिस इज़ वॉट रिजल्टेड इन एंड यू नो द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर एक बैटल है जो बच्चे गुजर रहे हैं, और अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सारी बातें एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। It really just boils down to the fact कि you need to understand what a child wants. उसको दो ही चीज़ें चाहिए, he wants your attention and he wants the acceptance. जो सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज बन जाता है कि if they don't feel accepted elsewhere, और उनको घर पे भी acceptance नहीं मिल रही, तो वो कहाँ जाएंगे? सही बात है। और यही एक्चुअली वो माइंडसेट है जो आपको फिर कहता है कि आप ख्याली दुनिया में निकल जाओ ड्रग्स लेकर, क्योंकि वो फॉर सम रीज़न और द अदर if that acceptance level देखें, not everyone and who's going to school or is going to a college has a large group of friends, not everyone is popular over there. There are a lot of people who are not in that in that community जो कि जो it community होती है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब वो उनको वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, फिर वो घर आ रहे हैं और घर पे भी कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा घर पे सिर्फ वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ ताने सुन रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई पे परफॉर्म नहीं कर सक रहे, वो ये नहीं कर सक रहे, वो नहीं कर सक रहे। क्योंकि आजकल आपको भी आइडिया है कि खासतौर पे जो O लेवल्स वाले होते हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, मतलब इट जस्ट सीम्स लाइक स्कूल गए, ट्यूशन गए, स्कूल गए, ट्यूशन गए, स्कूल गए, ट्यूशन गए, सो गए, बीच में टाइम मिला तो एग्जाम आ गए, काम खत्म। तो इट्स जस्ट अ साइकिल ऑफ सो मच, उसके अंदर दे नीड दैट टाइम। और एक तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप एक 15 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ के इस वक्त पे सोचेगा कि मुझे अपने करियर के बारे में क्या करना है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, मतलब उसकी वो उस वक्त पे वो क्या कैपेसिटी, उसने क्या दुनिया देखी है कि वो वहाँ बैठ के अपने करियर डिसीजंस ले और वो टेंशन ले कि मेरा क्या होगा फ्यूचर में जाके। हाउ इज़ दैट जुल्म आसान, अगर वो उसको थोड़ी बहुत अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड द आइडिया ऑफ मेकिंग चॉइसेस कि मैं क्या सही चॉइसेस लूँ और इसके बारे में सोचना शुरू करे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्सन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन हिज थ्रोट। सही, यहाँ पे ये होता है कि इफ अ पर्सन, आप उसको एक तो ये नन्ना पापा करके शुरू से लेके चल रहे हैं, उसके बाद एकदम से आप वो एक ग्रेड 9 के अंदर आता है, फिर उसको एकदम से पता चलता है अच्छा मैंने तो शायद जाके बाहर दुनिया में कमाना है। सही, तो वो उसका माइंडसेट ही वहाँ पे वो नहीं होता कि आप उसको एक्सपेक्ट करें कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले हर चीज़ की। आप हर चीज़ को लेके दे रहे होते हैं, जो फ़ोन चाह रहा होता है उसको लेके दे रहे होते हैं। वो मुझसे बोलता है मुझे सो एंड सो फ़ोन चाहिए, मुझे नई चीज़ चाहिए, एवरीथिंग इज़ गिवन टू देम एट एन इंस्टेंट। और जैसे मैं शुरू में बात की थी कि उनको इंस्टेंट एक चीज़ मिल जाती है एंड दे डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। और ये जब वर्किंग इन्वायरमेंट में जाते हैं और उनको चैलेंजेस फेस होते हैं और उनको ये लगता है कि हमें अगर सक्सेस अक्वायर करनी है तो एक लंबे प्रोसेस को गुजरना है, लेकिन जब हमारी तरबियत हुई है तो हमें हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल गई है। और वो बोलते हैं कि ये तो गुजरना में सिखाया ही नहीं। जब भी मेरा ख्याल हमारा दीन जो है कहता है कि अपने बच्चों को ये 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ, स्विमिंग, आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग। उसकी वजह यही है कि जब ये 3 चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एक लीडरशिप
क्वालिटी डेवलप करने के लिए। सब्र भी होता है। जी बिल्कुल सब्र। हॉर्स राइडिंग जब आप हॉर्स कर रहे हैं तो लोग आपको, जैसे हॉर्स आपको गिराने की कोशिश करेगा, उसी तरीके से लोग आपको धकेलने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे आप कैसे टेम करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं लोगों के ऊपर। इसी तरीके से स्विमिंग आपको नीचे खींच रहा है लेकिन आपको ऊपर रहना है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, जी आप कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसी तरीके से जो आर्चरी है उसमें आप गोल सेटिंग आपके अंदर, कैरियर फोकस करना, बिल्कुल ये सब चीज़ें। और ये बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बचपन से सिखाओ ताकि उनके अंदर जब वो बड़े हों तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाएं और फिर वो उनको ये मुश्किलात पैदा ना, जैसे आप कह रहे हैं कि जब वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ पे मुश्किलात पैदा होती हैं, मुश्किलात नहीं होंगी। हम अपने बच्चों को बहुत लेज़ी बना रहे हैं, उनको आईफोन, सर्दियाँ आती हैं तो बस नए नए कपड़े, गर्मियाँ आई उधर नए कपड़े, और फिर हर साल नए कपड़े, फिर उनको मतलब बिल्कुल आप बच्चों को लेज़ी बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने हसन बात की थी अबाउट ये कोई प्रेशर है एजुकेशनल तालीमात में जो है बेसिकली स्कूल्स की तरफ से उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर है, इसी पे हम ज़रा थोड़ा सी बात करते हैं कि तालीमी इदारे। आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है, उसको मैं इंग्लिश में बयान करता हूँ कि इफ़ यू टेस्ट अ फिश with its on its ability to climb a tree forever its life it will think that it's stupid। कि एक मछली को इस बात में आजमाना कि वो कितनी बेहतर तरीके से दरख्त के ऊपर चढ़ सकती है, अगर ये उनको आजमाने का क्राइटेरिया बना देंगे तो वो सारी ज़िंदगी जो है ये समझती रहेगी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है जो हमारे बच्चों को टेस्ट करता है रटाफिकेशन पे, मगिंग अप पर, सिर्फ मेमोरी के ऊपर, और ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम है जो प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, और उनके ऊपर ये प्रेशर है, और चूंकि वो उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके ऊपर ये फीलिंग डाली जाती है कि आप यू नॉट स्मार्ट इनफ। ऐसे मशहूर स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन टेस्ट होता है और अभी 3-4 साल के होते हैं और वहाँ पे एडमिशन नहीं होता और पेरेंट्स आपस में पूछ रहे होते हैं मेरे बच्चे में क्या कमी है। ही इज़ जस्ट 3-4 years old, ही जस्ट 3-4 साल का बच्चा है। एक स्कूल में अगर वो एडमिशन नहीं कर पाया, उसकी कोई और क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसकी कोई और क्वालिटीज़ होती है, एजुकेशन अच्छा हो। देखिए बात वही है कि आई रिमेंबर कि जब मैं बचपन में अच्छा नहीं पढ़ता था तो आई वुड ऑल्सो रैशनलाइज कि यार मैं एक कंसेप्चुअल लर्नर हूँ, मैं ये वाला काम कर नहीं सकता, ठीक है। फिर आई वुड स्टार्ट टू क्वेश्चन कि ये स्कूलिंग सिस्टम किस बुनियाद पर बना हुआ है, सही, यू नो। बट एंड इट इज़ अनफेयर क्योंकि हर किसी की एक डिफरेंट कैपेसिटी है। लेकिन ऑब्वियसली फिर आपको वो भी सोचना पड़ता है कि जब ये सिस्टम्स बनाए जाते हैं तो वो रियलिस्टिकली हर इंसान को नहीं कैटर कर सकते इंडिविजुअली, तो वो फिर एक जनरल मासेस को देखते हुए सिस्टम बना दिया जाता है। अब उसके अंदर आई थिंक जो कुछ स्कूल्स की अच्छी एफर्ट होती है वो ये होती है कि दे मेक एन एफर्ट कि दे ट्राई टू सिंगल आउट कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे मेक इट अ पॉइंट कि उनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट डाली जाए, which I think is very positive. At the same time जो कुछ ट्रायल एंड एरर सिस्टम्स अब चल रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ट्राई किया जा रहा है कि हम सिर्फ वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जो कि उसके लिए रेलिवेंट है फॉर द फ्यूचर, बजाय इसके कि अलजेब्रा भी पढ़ाई जा रही है, वो भी पढ़ाई जा रही है, ये भी पढ़ाई जा रही है। तो दैट शोज़ एंड दैट्स अ गुड एफर्ट कि आप कुछ चीज़ें इस तरह से सीख सकते हैं। हमारे पास आई थिंक हम अभी उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे हम बैठ के एक्सपेरिमेंटल स्कूलिंग सिस्टम हम क्या करेंगे, हम वहाँ की जो सिस्टम है उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके जो है ना यहाँ पे कर देंगे, वहाँ का अलग सिस्टम है, वहाँ की अलग एक एनवायरनमेंट है, लेकिन हम चाहेंगे नहीं, चूंकि वहाँ ये चल गया है हम यहाँ पे भी अपने, एंड वी विल क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑल ओवर अगेन जाएंगे। लेकिन नेवरदलेस जो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि स्कूल्स के अंदर वो जो एक कमर्शियल माइंडसेट है उससे अगर वो निकलें और उस तरफ फोकस करें कि यार हम किस तरह ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन के काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं हमारे जो कि who are focusing towards that, but that needs to go move forward. And they are. I've seen it myself. But the point is, unfortunately, हमारा जो एक overall system है about testing criteria, उसकी वजह से बहुत से स्कूल चाहते हुए भी वो मजबूर हैं, बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके बेसिस पे बच्चों ने बाहर एडमिशन्स लेने हैं, तो क्राइटेरिया वही चीज़ है कि आपने कितना एक साल के अंदर कितनी किताबों को बेहतर तरीके से याद किया है, रादर देन आपने उससे रिलेट किया। मैं मैथ्स की एग्जाम्पल लेता हूँ, हम खाली स्पेसिफिकली यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, बट द आइडिया इज़ कि जो चीज़ से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज मैं एक बच्चा होते हुए अगर मैं एक बात सोचूं कि मुझे एक चीज़ की डिफ़िकल्टी हो रही है लेकिन मैं क्रिएटिविटी के अंदर बहुत तेज़ हूँ और एक्चुअली मेरी रियलिटी में मेरा असल जो टैलेंट है वो यहाँ दिख रहा है, लेकिन मुझे किताब के अंदर एक ऐसी चीज़ के ऊपर लगा दिया है जिसकी मुझे एप्लीकेशन पता नहीं चल रही कि मैं इसको किस तरह से, और मैं सिर्फ उसको एग्ज़ाम देने की नीयत से कर रहा हूँ और मुझे प्रेशर आ रहा है और उस चक्कर में मेरी सारी एनर्जी इधर जा रही है रादर देन अपने आप को डिस्कवर करने में और अपनी चीज़ों को करने में। तो उसकी वजह से माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर ऐसा प्रेशर भी कभी कभार डाल देते हैं और उसकी वजह से बच्चे का असल टैलेंट दब जाता है
और वो कभी कभार 18-20 साल में फिर ये जागते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, और उन्होंने उसको बेसिकली नरिश नहीं किया होता उस टैलेंट के अंदर। और काफ़ी एग्जांपल है। आई थिंक यही होता है कि देयर आर सर्टेन स्कूल्स जिसके अंदर वो मेंटालिटी है कि वो क्रीम उठा लेते हैं। जब आप क्रीम उठाएंगे तो जाहिर बात है कि आप कहते सबसे ज़्यादा एज लेके आ रहे होंगे, फिर आप उसका दुनिया भर में बो मारते रहें। असल चीज़ तो वो है ना कि हम बोले कि एक इंस्टीट्यूट जो है हर किस्म के बच्चे को उठाए और उसको ग्रूम करके वहाँ पे ले जाए कि वो क्रीम बन जाए। दैट इज़ द चैलेंज, दैट इज़ द रियल चैलेंज। गुड। तो डेफिनेटली उसकी तरफ एक फोकस बढ़ना चाहिए। एंड वो वाली जो आप बात कर रहे हैं कि जब उसको 18-20 साल की उम्र में जाके एकदम से वो हिट करता है, तो एक्चुअली फिर वही मसला है कि फिर उसको उस चैलेंज से गुजरना है कि अब उसने सोशल प्रेशर से लड़ना है, जहाँ पे उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 साल में तो तुमने हमें कमा के देना है। सही। और फिर क्योंकि शादी भी होनी है तुम्हारी, फिर तुम्हारी शादी भी होनी है, तो अब उसको सबके खिलाफ खड़े होना और कहना है कि नहीं मैं तो अपने अगले 4 साल 5 साल जो है अब वो पूरा जो पिछला गुजरा है उसको कलते रेक्टिफाई करने में गुजारूंगा। शादी से बात आई, ठीक है। ये यूजुअली कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपने हमें गैरों के साथ दोस्ती करने दी, और जब शादी और ज़िंदगी गुजारने का वक्त आया तो आप ऐसे शख्स के साथ या ऐसी लड़की के साथ हमारी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दे देते हैं जस्ट बिकॉज आपने पसंद किया हुआ है। ये भी एक रीज़न है, एंड हम सिर्फ इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड करें कि एक अंडरस्टैंडिंग का भी फ़र्क डेवलप हो गया है कि हम खुद कुछ चीज़ों में रहने देते हैं बच्चों को और उसकी आदत दिलवाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब एकदम से वो दूसरे एनवायरनमेंट में आ जाएं। मिसाल के तौर पर हम अगर छोटे से बच्चे हैं, हम उस बच्चे को मना कर रहे हैं, बच्चे खुद दे रहे हैं कि शॉर्ट्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, फिर वो बड़ा होके 25 साल की उम्र में सबके सामने एक छोटी सी निक्कर पहन के निकल जाता है। बोलते बेटा ये क्यों कर रहे हो, आपने तो मुझे पहनवाया था सारी ज़िंदगी, अब क्यों कर रहे हो मुझे पहनाने के लिए। तो द पॉइंट इज कि द पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड द किड्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, द चिल्ड्रन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि माँ बाप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर देम, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ पेरेंट। एक्चुअली दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि आई थिंक जो कहते द किड्स हैव अ वेरी स्पेसिफिक मेंटालिटी कि इट्स ब्लैक एंड वाइट, या तो आर पेरेंट्स आर परफेक्ट और इनके अलावा कोई चीज़ हो नहीं सकती। बच्चे की जो लॉजिकल साइड होती है वो डेवलप होती है समवेयर अराउंड 12 इयर्स ऑफ एज, तो वो उसके बाद एक्चुअली ग्रे एरियाज देखने लगता है। सही। दुनिया में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उससे पहले ग्रे एरियाज देख सकेगा, और वो एक्चुअली टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप अगर ले लें आई थिंक समवेयर अराउंड 6 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक एक्चुअली द फ्रंटल लोब जो थिंकिंग प्रोसेस के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इट फुली ग्रोज एट द एज ऑफ अराउंड 19 और 20। बिल्कुल, लेकिन वो जो एक माइंड है वो उसको सादा नहीं समझना चाहिए। वो हर चीज़ देख रहा है, वो हर चीज़ सोच रहा है, वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हर चीज़ के बारे में अपने दिमाग में सवाल भी पूछ रहा है, और वो चीज़ें एक्चुअली जब इग्नोर होते रहेंगी तो दैट्स आई थिंक वेयर द प्रॉब्लम विल ऑलवेज लाई, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ या तो उनको उस एक्सट्रीम में समझेगा कि ये है ही नहीं इस लायक कि इनसे डिस्कस किया जाए, या वो इस एक्सट्रीम में समझेगा कि वो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। जनरली स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इज कि जो भी बोलने वाले होते हैं ना, दे आर मच मोर कंट्रोल्ड एज चिल्ड्रन। एंड एट टाइम्स कभी कभार ये बात भी होती है कि जो पेरेंट्स की नैक करने की आदत होती है, ये क्या करो वो क्या करो, दीज किड्स टर्न आउट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल based on research because they're used to criticism, they're used to hearing so much ना कि उन्होंने अपने आप को improve कर दिया होता है। एंड एक और चीज़ जो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहेंगे जिसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है, वो ये है कि पेरेंट्स का अब्यूज़ करना, पेरेंट्स का उनको लेबल करना, पेरेंट्स का उनको हमेशा उनको कंपेयर करना। एक तो ये कि आप बड़े भाई की तरह क्यों नहीं हो सकते, आप फलां में वो जो शकील रहते हैं गली में उनके साथ क्यों नहीं हो सकते, आप नालायक हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ये हो। दीज आर वेरी हार्श वर्ड्स एंड द पेरेंट्स नीड टू अवॉइड दिस, दे नीड टू फील, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यकीन आप रखते हो। मैं आप रिसेंटली एक इंडियन एक्टर की बात सुन रहा था, मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज लोगों को बहुत फॉलो करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, उन्होंने वीडियो बनाई 3-4 मिनट की, उन्होंने बोला कि मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है कि सो एंड सो लड़के ने सिर्फ इस बात पे खुदकुशी कर ली अपने डोम में, अपने हॉस्टल में, कि उसने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मिसाल दी कि मैं खुद आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ फ़ेल हो गया था अपने एग्ज़ाम में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था अपने माँ बाप के सामने किस मुँह से जाऊँ, और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा, मेरे फादर ने मुझे बिठाया और मुझसे सीरियसली कहा बेटा तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते क्या हो। मैंने बोला फादर मैं जो है स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ। तो उनके फादर ने बोला बेटा अगर स्पोर्ट्स करना चाहते हो दिल लगा के करो, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा रखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। He said कि it was because of my parents believe, my father believed in me, I'm here right now।
बिकॉज आई लर्न टू एक्सप्लोर, मैंने अपने आप को खड़ा करना सीखा अपने उसमें। और अगर वहाँ पे मुझे ये बात बोलते थे तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं सारी ज़िंदगी उस कोशिश में लगा रहता जिस चीज़ में मैंने असल में मेरा टैलेंट वहाँ नहीं था। पेरेंट्स को भी समझना है कि बच्चों का अलग टैलेंट है, हर बच्चा हार्वर्ड वाला नहीं हो सकता, हर बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड में ना रहने के बावजूद भी सक्सेसफुल हैं, और हमने असल में अपने बच्चों को आखिरत के लिए सक्सेसफुल करना है, उनकी दुनिया ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। और हमें बात समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है, जैसे आप बता रहे हैं, एक जैसा नहीं होता। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा हो सकता है आर्टिस्ट हो, तीसरा बच्चा स्पोर्ट्समैन हो। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चे की अलग नीड, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं उसकी लाइफ के। बात यहाँ पे हो रही है, हर बच्चे की अलग नीड है, हर बच्चे के अलग लर्निंग प्रेफरेंसेस है, हर बच्चे का अपना एक स्टाइल है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसहाक के साथ कंटिन्यू करेंगे जो ये बात हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसहाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर लाइफ को हम सीरत को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट किया है, उसको ऑब्ज़र्व किया है कि एक बंदा किस चीज़ में बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मुसलमान होकर, तो उन्होंने अपनी तलवार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दी और उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ये हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ उठती थी, ये तलवार अब आप रख लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली और फिर वापस दी। उन्होंने कहा कि ये पहले इस्लाम के ख़िलाफ़ उठती थी, अब इस्लाम के दिफा में उठेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपको उनकी कोई हदीस नहीं मिलेगी कि वो जिहाद पे निकले हैं, और लेकिन वो उनसे अहादीस इतनी नरेटेड हैं कि आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह वही आलिम थे। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनकी एक नॉलेज के अंदर एक चीज़ थी। बाकी सहाबा, उसामा बिन ज़ैद वो जिहाद के अंदर आगे थे, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये लीडरशिप में अच्छे थे, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु हया में अच्छे थे। तो हर चीज़ की, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वही चीज़ दी है जो जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। लेकिन मसला है कि हमारे जो आज के जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हर बच्चा एक स्टार ग्रेड वाला हो, ए स्टार ग्रेड वाला हो, और इसी चक्कर में वो बच्चे को प्रेशर होता है। और इसीलिए अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो अपने, जैसे मिसाल के तौर पे जो कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ हैं, इस तरह की मशहूर कंपनीज़ हैं, इनसे पूछा गया तो बोलते हैं मैं अपने बच्चे को एडवाइस करता हूँ कि डोंट बी एन ए ग्रेड स्टूडेंट, डोंट बी ए ग्रेड स्टूडेंट, बी अ मिडिल पाथ वाला स्टूडेंट, बिकॉज तुम स्ट्रीट मार्ट रहोगे, बुकिश नहीं रहोगे। अब ये नॉट सेइंग कि बच्चे को अच्छे ग्रेड्स नहीं लेने चाहिए, बट द आइडिया इस आपकी असल चीज़ ये है कि आपने अपनी स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करना है, रादर देन आप कितनी अच्छी तरीके से एक पेपर पैटर्न को समझ के उसकी स्किल डेवलप करके उसका एक आर्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक एग्जामिनर चाहता किया है और मैंने वो एग्जाम पेपर दे दिया और एक अच्छा ग्रेड ले लिया। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ये काम भी कर सकता हो, बिकॉज वी वांट देम टू बी सक्सेसफुल इन देयर रियल लाइफ। लेकिन ऑन दैट नोट वजी भाई, आप ये बताएं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम उस माइंडसेट से निकल आते हैं, ठीक है। आई थिंक एक रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक माइंडसेट भी तो एग्जिस्ट करता है ना, कि लेट्स से एक जैसे साथ कह रहे थे, कोई आर्टिस्ट है, पैसे कहाँ से कमाएगा? आर्ट से, यू नो, इफ ही इज गुड इट विल कम। नहीं, इट विल कम फॉर यू, बट मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आई थिंक जो चैलेंज है वो माइंडसेट का वो ये है कि जो सबसे पहला हिंड्रेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि इससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे। क्योंकि अभी भी वो जो एक रिवायती सोच है ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, और अब उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए भी ऐड हो गए, थोड़ा सा वो वास्ट हुआ है, लेकिन अभी भी वो 3-4-5 फील्ड्स तक ही लिमिटेड है, उससे निकल नहीं पाया एक्चुअली। जिसकी वजह से हो रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं वो करने के लिए बहुत अच्छी है कि हर किसी को अपना टैलेंट यूज़ करना चाहिए, लेकिन फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या ये टैलेंट उसको ले जा सकता है। अब जैसे हम आर्ट की भी बात कर रहे हैं तो आर्ट से पैसा कमाना इज नॉट ईजी, ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आई वुड डिसएग्री बिकॉज द फैक्ट इज कि देखिए हमारे पास आप आज के जितने भी MBA ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी हमारे पास आज इंजीनियर्स हैं, और एक इंजीनियर्स का एक जोक भी चल रहा है कि जना कि किस तरह से वो जॉब के बारे में ढूंढ रहे होते हैं, किस तरह से हमारे पास बन रही होती हैं, वीडियोस बन रही होती हैं। द पॉइंट इज़ ये फील्ड में भी अक्वायर करना कोई गारंटी नहीं है कि उनकी जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिल भी जाएगी तो उनका उसमें दिल लगेगा, वो बात नहीं है। द आइडिया इज़ इफ़ समबडी इज़ गुड एट इट और उसको सही तरह से उसको किया जाए, जिस तरह से बिजनेस है, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, they are making their way for it, they are making money. The
पॉइंट इज़ कि आप रिसर्च बेस देख लीजिए, बीइंग बुकिश इज़ नॉट equivalent to lot of money. In fact, this is something totally opposite. आपकी सक्सेस आपकी बुकिश रिजल्ट्स के ऊपर डिटर्मिन ही नहीं करती. इनफैक्ट जो लोग ऐसे थे जो सीट में पीछे बैठ रहे थे, कभी कभार जो है पढ़ भी रहे थे और मैनेज कर रहे थे, उनके लिए स्ट्रीट स्मार्ट होना और पैसे कमाना कहीं ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज दे लर्न टू कोप अप विद चैलेंजेस रादर देन ओ माय गॉड मुझे ये करना है. और जब उनका ए ग्रेड नहीं आता तो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज समझते सारी दुनिया फेल हो गई है. वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. Money will eventually come if they are able to go in that factor जहाँ पे उनका comfort zone है. हम उनको ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे उनका comfort zone नहीं है, वो वहाँ पे डिप्रेशन का मरीज बन जाएंगे. लेकिन आई थिंक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू वाज कि जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब हम जैसे अब कुछ स्कूल में स्टार्ट हुआ है करियर काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें बुला के स्कूल लेवल पे. बट व्हाई कि पेरेंट्स को तो काउंसिल करने की जरूरत ही नहीं है. ये वाली एक है. लेकिन दे नीड टू बी काउंसल्ड कि अगर वो फॉर एग्जांपल आर्ट्स में भी जाता है तो देयर आर एवेन्यूज. सही है, वो एवेन्यूज जब उनके जहन में खुलेंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, तो देन दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू एडजस्ट टू दिस आइडिया. अच्छा, एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ. एक दफ़ा मेरे साथ बड़ा मजे का वाकया पेश आया कि आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल और पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी एंड आई न्यू एक बच्चा बहुत प्रॉब्लमेटिक था. हर टीचर के साथ उसका प्रॉब्लम होता था, बट समहाउ वो बच्चे ने मेरे साथ ज़रा ओपन अप हुआ, उससे बात की, बिकॉज आई अलाउड हिम. एंड उसके साथ जब वो डिस्टर्ब करता था लेसन पढ़ाने का था तो वी एंजॉय रादर देन ही, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू बी द कूल वन इन द क्लास. तो इंस्टेड ऑफ दैट उसको ये चीज़ बीट अप हो गई बिकॉज ही रियलाइज कि जाने का द टीचर कैन बी मोर क्विक इन रिप्लाइज देन दिस. और वो ऑफकोर्स एक रिस्पेक्टफुल में था. तो उस मुझे पता चला कि उसको पेरेंट्स की तरफ से बड़ा इशू है. तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब फादर बैठे हुए थे और फादर बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने बात ओपन करने की कोशिश की. और जब फादर आए तो ही वाज ऑन हिज फ़ोन और फ़ोन पे बात कर रहे हैं और एकदम से मैं मदर से बात कर रहा हूँ, उनसे समझा रहा हूँ कि इसकी ये प्रॉब्लम है और हमें अंडरस्टैंड करना है कि घर में इसको ज़्यादा डांटा तो नहीं जाता. एंड द मदर वाज अग्रीइंग. और उन्होंने उसी वक्त में फ़ोन हटाया, उन्होंने बोला नहीं तो फिर आप उसको हर चीज़ में ना बोले ना, उसको हर चीज़ में ना बोले ना. तो मैंने बोला नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हम चीज़ बोल रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ कि घर में नहीं देखिए उसकी आप परवाह छोड़ दीजिए, उसकी परवाह छोड़ दीजिए. मैंने बोला ठीक है, नाउ आई नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज ही इज़ नॉट बीइंग अंडरस्टूड एंड ही इज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन. वो अटेंशन लेना चाह रहा है, उसको घर में नहीं मिल रही, उसको घर में कोई यकीन नहीं कर रहा, उसको हर वक्त डांटा जा रहा है, वो जो कर रहा है उसको डांटा जा रहा है. तो बोल रहा मैं जब भी करूँगा गलती करूँगा तो मैं ऐसा ना क्यों ना करूँ कि जो गलत करूँ उसमें एंजॉय करूँ. तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है. पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ से वो पॉइंट आता है कि बच्चा जो है अपने घर से दूर हो जाता है, अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है और फिर वो दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि नहीं मेरी एटलीस्ट दोस्त बुरा कहें, मतलब बुरी एडवाइस दें, अच्छी एडवाइस दें, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे साथ सिंसियर मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे जिस हालत में हो. देखिए आई थिंक द बेस्ट कंक्लूजन इज कि प्लीज़ टू ऑल द पेरेंट्स स्पेशली गो टू गूगल, गो टू शेख गूगल और उसमें टाइप करें पेरेंटिंग टेक्निक्स और आपके सामने एक दुनिया खुलेगी. लेकिन अदर देन दैट आई थिंक रिलेटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है जब आप किसी मुसलमान से सुनते हैं जब आपको वो दीन की एग्जांपल्स दे रहा होता है. इट हेल्प्स यू नो एंड इट गिव्स यू दैट एडेड कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सही बात बोल रहे हैं. लेकिन अदर देन दैट बहरहाल द मेन पॉइंट वाज कि कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, लर्न व्हाट कम्युनिकेशन इज. पेरेंटिंग की हम बात करते हैं, लर्न व्हाट पेरेंटिंग इज. एंड लाइकवाइज द अदर वे अराउंड. आई थिंक जब आपके हाथ में जैसे हम बात कर रहे थे आजकल हर बच्चे के हाथ में आ गई है डिवाइस, तो दे देमसेल्व्स इफ दे फील, क्योंकि आजकल देयर आर वेरी गुड इनिशिएटिव्स ऑनलाइन जो कि खास तौर पे साइकोलॉजिकल इश्यूज, घर के अंदर इश्यूज, इसके ऊपर काम कर रहे हैं. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स हु आर डूइंग दिस और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर. तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी टैप्ड इनटू. पहली बात तो ये कि आप रसूल वसल्लम की सीरत पढ़ें कि रसूल वसल्लम ने कैसे यूथ के साथ इंटरैक्ट किया. और वो जो रसूल वसल्लम को नबूवत 40+ में मिली थी, लेकिन रसूल वसल्लम ने यंगस्टर्स के साथ 10-10 साल के बच्चों के साथ बिल्कुल गैप नहीं था, ऐसे कि वो बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, ऐसे डील किया. मतलब इवन नुमान रज़ियल्लाहु ताला की जो मिसाल आती है कि उनके साथ रसूल वसल्लम इतने क्लोज थे कि वो 2 साल 3 साल के बच्चे थे, उनकी बर्ड की हो गई थी. रसूल वसल्लम ने जाकर कहा कि मा फ़अलन वगैरह, कि तुम्हारी बर्ड को क्या हुआ है. मतलब इवन रसूल वसल्लम जिनके पास इतना काम है और वो इस तरह सवाल करें. सेकंड चीज़ ये कि हमें बात की ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप किसी और के पास जाएं, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं. कि आप जो काउंसलर्स मौजूद हैं उनके पास जाएं, उनसे आके अपने बच्चों के बारे में हेल्प लें कि ये बच्चा अगर मेरा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है आप उससे ज़रा बात करके चेक करें कि किस चीज़ में अच्छा है और फिर आप उस वे में उसको लगा दें. हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, एक अमानत दी गई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें औलाद जैसी नेमत अता की है, हमें चाहिए कि हम पहले ख़ुद अच्छे बने, उनके सामने एक अच्छी मिसाल पेश करें और फिर अपनी औलाद से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करें जो वो हमें ख़ुद करते हुए देखें. हम उनको
कम्युनिकेशन उनके साथ इम्प्रूव करें, हम खुद सीखने वाले बने बनिस्बत इसके कि हम खाली बच्चों को बोलें कि आप सीखें। हम चाहिए कि हम पहले ये बात को सीखें कि माँ बाप बनना एक आसान काम नहीं, किस चैलेंज से हमारी औलादें गुजर रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, उनको समझें, ताकि वो आपके सामने बयान करें कि वो किस चैलेंज से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई और बाहर वाला उनको ये फील कराएगा कि वो समझते हैं, और जब उनके सामने वो हेल्प मांगेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आदमी सही है या गलत है या उनको किस तरफ वो ले जा रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ में बहुत बरकत रखी है। आपने असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगनी है कि मैं किस तरह से एक अच्छा बाप बनूं, किस तरह से एक अच्छी माँ बनूं, और मेरी औलाद को स्वालिहीन में शामिल कर दे। क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया बनाई है आपके लिए आजमाइश, और औलाद या तो आपके लिए आजमाइश होगी या आखिरत में आपके लिए निजात का ज़रिया होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके और मेरे बच्चों को सालिहीन में शामिल रखे, हमारे लिए सदका जारिया का ज़रिया बनाए। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज और डिस्कशन के साथ मैं इसहाक बिन सादिक और हसान के साथ आपको खैर बात कहता हूँ। ज़रूर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलिएगा एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।